हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन है माधवी पुरी बुच, सुनीता जैन, राधिका कुमारी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राइट आंसर है। माधवी पुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। इनके की पॉइंट देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अभी माधवी पुरी बुच्ची को सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है और ये भारतीय प्रतिभूति के और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी अध्यक्ष बनी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और यह आईसीसीआई सिक्योरिटी की प्रमुख भी रह चुकी हैं और यह 2017 से 2021 के बीच इनको सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम भी कर चुकी हैं। और यह सेबी के अध्यक्ष के रूप में इसका जगह लेंगी, ये अजय त्यागी की जगह लेंगी। इसके पहले कौन थे? चेयरपर्सन अजय त्यागी जी थे। इनकी जगह कौन लेंगी? तो इनकी जगह है माधवी पुरी बुच जो हाल ही में भी नियुक्त की गई हैं। तो अजय त्यागी जो थे, अजय त्यागी 1984 बैच के हिमाचल प्रदेश के कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके थे, मतलब हैं वहाँ के। और उन्होंने 1 मार्च 2017 को 3 साल के लिए सेबी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था। किनको? अजय त्यागी को, जो 1984 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन हैकर्स ने, यूक्रेन ने, यूएसए ने या चीन ने। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हैकर ने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है। तो ये कौन है? ये एनोनिमस एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर ग्रुप है और आंदोलन है जो सरकारी एजेंसियों और संस्थानों जैसे सरकारी नियमों के खिलाफ साइबर हमले के लिए जाना जाता है। कौन है ये? एनोनिमस हैकर्स मतलब एक ग्रुप है, समूह है जो आंदोलन और सरकारी नियमों के खिलाफ साइबर हमलों के लिए जाना जाता है। इन्होंने रूस के साथ साइबर और ये 2003 में एनोनिमस की उत्पत्ति हुई थी। इसकी कब उत्पत्ति हुई थी? 2003 में एनोनिमस की उत्पत्ति हुई थी। यह एक डिजिटल अराजक हाइव माइंड है। इसके रूप से काम करने वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन समुदाय उपयोगकर्ताओं के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। एनोनिमस सदस्य जो होते हैं एनोस के सदस्य होते हैं। और अभी हाल ही में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद एनोनिमस ने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है और वहाँ के सरकारी वेबसाइटों को टारगेट किया। किसने टारगेट किया? एनोनिमस ने। एनोनिमस कौन है? एनोनिमस एक हैकर ग्रुप है जो भी हाल ही में रूस पर आक्रमण किया है, मतलब साइबर युद्ध की घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशन डिमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया है? तो इसका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन डिमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में ऑपरेशनल डिमोन्स्ट्रेशन और एक रंगीन इंटरनेशनल सिटी परेड का आयोजन किया। किसका आयोजन किया है? ऑपरेशन डिमोन्स्ट्रेशन और उसके साथ साथ एक रंगीन इंटरनेशनल सिटी परेड का आयोजन किया है। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। और नौसेना के विमान द्वारा विशेष अभियान जैसे स्काई डाइविंग, बचाव अभियान कार्य और फ्लाइट पास्ट सहित कई विभिन्न अभियानों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसका प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पे? स्काई डाइविंग, बचाव अभियान और फ्लाइट पास्ट जैसे अन्य अभियानों का प्रदर्शन किया जाएगा। और यह कार्यक्रम बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। तो वहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। यहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे? यहाँ के मुख्य अतिथि थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। यह ऑपरेशन ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन किसने आयोजन किया था?
तो भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर कोरिया, अफ्रीका, अमेरिका या भारत। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं इसके की पॉइंट। उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है और यह जनवरी 2022 में उत्तर कोरिया द्वारा रिकॉर्ड संख्या में लॉन्च किए जाने वाले के बाद से यह पहला परीक्षण था। तो किस देश ने किया? उत्तर कोरिया ने किया। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज उड़ान भरी है। कितनी इसकी मारक क्षमता है? तो यह 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज तक उड़ान भरी है। और जापान के अनुसार यह प्रक्षेपण जो है 2022 की शुरुआत में लगातार लॉन्च का हिस्सा था। मतलब लगातार लॉन्च एक नाम है जिसका ये हिस्सा था। यह उत्तर कोरिया ने अपना आखिरी परीक्षण 30 जनवरी को कहाँ किया था? ओसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किया था। और यह मिसाइल कहाँ है? अमेरिका क्षेत्र गुआम तक पहुंचने में सक्षम है। और जो मिसाइल है यह अमेरिका के क्षेत्र में गुआम तक पहुंचने में सक्षम है। इतनी दूरी तक ये इसकी मारक क्षमता बताई गई है। और उत्तर कोरिया के पास एक सैन्य परमाणु हथियार कार्यक्रम भी है जो कि 2020 की शुरुआत में इसके पास लगभग 30 से 40 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया है। और उत्तर कोरिया ने महत्वपूर्ण मात्रा में जैविक और रासायनिक हथियारों का भंडारण भी कर चुका है। ये कौन देश है? उत्तर कोरिया देश है जिसने बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्चिंग किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा क्या है? तो यह सहायता है, परियोजना है या गंगा सफाई या इनमें से कोई नहीं। तो यह सहायता का नाम दिया गया। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। सहायता जो है एक नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा का। तो इसके की पॉइंट है, विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए नियंत्रण केंद्र स्थापित किए हैं। इसलिए लॉन्च किया गया है ऑपरेशन गंगा। तो अभी हाल ही में युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस से। तो यूक्रेन में जो भी नागरिक भारतीय नागरिक हैं उनको निकालने में सहायता के लिए यह स्थापित किया गया। भारत ने गंगा ऑपरेशन के नाम से एक बहुआयामी योजना निकाली है जिसके तहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। तो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य के साथ जो भी सीमा पर रहने वाले माध्यम से भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा। कहाँ कहाँ से? पोलैंड, हंगरी, रोमानिया ऐसे देशों के सीमा पर वहाँ से उनको रेस्क्यू किया जाएगा। भारत सरकार ने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के 3 विशेष विमान संचालित करने में कामयाब किया है। यानी भारत सरकार ने 3 एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट को भेजा है। अभी मौजूदा स्थिति के बीच भारत सरकार ने अपने खर्चे के वहन पर इसको कार्य कर रही है। और ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 15,000 फंसे यात्रियों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। और सरकार ने हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड को पार करने वाली अपनी सभी सीमाओं में फंसे भारतीयों को निकालने में भी मदद कर रही है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह मेहता कौन थे? तो नरसिंह मेहता कौन थे? कवि, लेखक, पत्रकार या वैज्ञानिक। इसका ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, कवि थे। नरसिंह मेहता कौन थे? कवि थे। नरसिंह मेहता जो थे 15वीं सदी के कवि और भगवान कृष्ण के भक्त थे। और नरसिंह मेहता का जन्म कब हुआ था? 1940 1410 में, सॉरी 1410 में इनका जन्म हुआ था। और ये वर्तमान भावनगर जिले में हुआ था। यानी वर्तमान के भावनगर के जिले में इनका हुआ था। 1480 के दशक में जूनागढ़ में इनकी मृत्यु हो गई। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1410 में। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1480 में। तो ये कौन थे? एक कवि थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। नरसिंह मेहता ने 750 से अधिक कविताएं भी लिखी थी जिन्हें गुजरात में पद कहा जाता है। कितनी कविताएं लिखी थी? 750 से अधिक कविताएं लिखी थी। यह कविताएं मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति, ज्ञान और सांसारिक मामलों के वैराग्य से संबंधित थे। जूनागढ़ में भक्त नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के इनके नाम से एक विश्वविद्यालय भी जूनागढ़ में। वहाँ के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक मकड़ी की नई प्रगति की खोज की है। नरसिंह मेहता को सम्मानित करने और उनका नाम वैश्विक मानचित्र पर रखने के लिए इसे नरसिंह मेहताई नाम दिया है। किसको? इस मकड़ी के नए प्रजाति को।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? और 22 फरवरी, 26 फरवरी, 16 फरवरी, 25 फरवरी? इसका राइट ऑप्शन है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 26 फरवरी को 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। और यह टीकाकरण कार्यक्रम जो है बच्चों से कहीं अधिक बीमारियों से बचाने पर ध्यान में केंद्रित करके ये किया जा रहा है। हाल ही में कई नए टीके पेश किए गए हैं, जैसे न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, मिसल्स रेबुना वैक्सीन है और रोटा वायरस वैक्सीन है। ये अभी हाल ही में नए वैक्सीन लॉन्च किए गए हैं। सरकार ने बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी पेश किया है। यानी अभी तो हमें ड्रॉप से पोलियो पिलाया जाता था, लेकिन अब इंजेक्टेबल एंटी एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम जो है मिशन इंद्रधनुष के तहत हो रहा है और अभी तक 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह किसके तहत हो रहा है? मिशन इंद्रधनुष के कारण। या यह उन्हें किया जा रहा है जिन्हें या तो आंशिक रूप से टीका लगाया गया या तो यूआईपी के तहत असंबद्ध है। यह मिशन में लगभग 2 साल से अधिक कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? यह एक सघन मिशन इंद्रधनुष 2017 में 2 साल से अधिक या 2 साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किया गया था। यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। पोलियो टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो पोलियो टीकाकरण दिवस 27 फरवरी को आयोजन किया गया है। पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्ताव के बाद 1994 से 95 में भारत पल्स पोलियो टीकाकरण का आरंभ किया गया था। कब किया गया था टीकाकरण का आरंभ? तो 1994 से 95 में। इससे पहले हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन 1 मार्च, 2 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी? इसका राइट ऑप्शन है 1 मार्च। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसका की पॉइंट है, 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव और समानताओं को चुनौती को देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना, उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसके लिए होता है ये दिवस महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव को, उनकी असमानताओं को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम द्वारा शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसके तहत मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के तहत। हर साल 1 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इसे 2014 में पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2014 में पहली बार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली साइंस इनोवेशन हब। दिल्ली साइंस इनोवेशन हब कहाँ लॉन्च होगा? इसका ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, कानपुर या लखनऊ? इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। दिल्ली में दिल्ली साइंस इनोवेशन हब लॉन्च किया जाएगा। इसके की पॉइंट है, दिल्ली सरकार कौटिल्य एनक्लेव में इसके द्वारा संचालित एक स्कूल में साइंस इनोवेशन हब विकसित करने जा रही है। कहाँ विकसित करने जा रही है? कौटिल्य एनक्लेव में करने जा रही है। दिल्ली साइंस इनोवेशन हब जो है वैज्ञानिक संस्कृति और स्वभाव का उन्नत ज्ञान प्रदान करने के लिए संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक संस्कृति और स्वभाव का उन्नत ज्ञान प्रदान करने के लिए यह संग्रहालय बनाया जा रहा है। कौन सा संग्रहालय है? दिल्ली साइंस इनोवेशन हब। इनोवेशन हब की मदद से छात्र अपनी बढ़ती शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। और दिल्ली सरकार के निदेशालय के तहत दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास मंत्री निगम को साइंस इनोवेशन हब के निर्माण और विकास का काम सौंपा गया। किसे सौंपा गया? दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम को। 2.5 साल में लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत की साइंस इनोवेशन हब को तैयार किया गया। कितने? 5 करोड़ रुपए से अधिक। और कितने साल में? 2.5 साल में।
अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 5 मार्च? इसका ऑप्शन है 3 मार्च को। राइट ऑप्शन है 3 मार्च को, सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड 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 वाइड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। यह वन्य जीव अपराध से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक है। 20 सितंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित किया गया। कब नामित किया गया था? 20 दिसंबर 2013 को। और इस दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों को लुप्त प्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन कौन करेगा? इसका ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ। इसका राइट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन किया है। तो दिल्ली सरकार युवा उद्यमियों को एक बड़ा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट और एक्सपो आयोजित करेगा। यह कब होगा? तो यह 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा। और इस इवेंट में छात्र उद्यमियों द्वारा 100 या उससे अधिक व्यावसायिक आइडियाज़ को प्रदर्शन किया जाएगा। यह विभिन्न निवेशकों को अपनी पसंद की परियोजनाओं को सीधे सीधे निवेश करने का अवसर प्रदान करेगा। और इस एक्सपो में भाग लेने वाले छात्रों को और उनके विचारों को में निवेश करने के साथ साथ दिल्ली सरकारी स्कूलों के छात्र उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। कब होगा ये? 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा यह समिट। और किस सरकार ने करी है? तो दिल्ली सरकार कर रही है। किसके लिए? युवा उद्यमियों को बड़ा मंच प्रदान करने के लिए कर रही है। तो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम क्या है? तो यह प्रोग्राम जो है दुनिया का सबसे बड़ी स्टार्टअप पहलों में से एक है। और इस कार्यक्रम के तहत 3 लाख से अधिक ज़्यादा बच्चों को 60 करोड़ की सीट बनी है। और इस कार्यक्रम के पहले चरण में विशेषज्ञों की मदद से जोनल, स्कूल और जिला स्तर से 1000 व्यावसायिक विचारों का चयन किया गया है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।